हेलो दोस्तों, आज डेट है 23 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो कल से हमारा पीआईबी वापस से मॉर्निंग में 7 बजे अपलोड होगा और करंट अफेयर्स 8 बजे। बाकी करंट अफेयर्स रूटीन में आना अभी भी बाकी है पूरी तरह से, लेकिन मैं वर्तमान की वीडियो पहले अपलोड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स में, और जो पेंडिंग है उनको बाद में अपलोड कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, इन्होंने कहा है कि जल्द ही जो रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा। देखते हैं। देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज हैं गिरिराज सिंह, वो रूरल कनेक्टिविटी जीआईएस डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाएंगे जो हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में है उसके माध्यम से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च किया गया। पर्पस क्या था? पर्पस था ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं पूरे देश में, वहां पर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। उसके अलावा अपग्रेडेशन एंड कंसोलिडेशन करना जो रूट्स हैं या फिर मेजर रूरल लिंक हैं। अभी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.83 लाख किलोमीटर की रोड बन चुकी है। 7.83 लाख किलोमीटर। मेरे गांव में भी सड़क तभी बनी थी जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी, उसके पहले नहीं। ये 7.83 लाख किलोमीटर जो रोड्स है वो सैंक्शन हो चुकी है, जिसमें से लगभग 7 लाख किलोमीटर के आसपास बन चुकी हैं और इन पर 2.69 लाख करोड़ खर्चे हुए हैं। 2.69 लाख करोड़ खर्चे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अभी तक 8 लाख रूरल फैसिलिटीज जो है उनका जीआईएस डाटा अवेलेबल है, जिसको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा जीआईएस प्लेटफॉर्म पर। बाकी एक चीज और आप देख लीजिए यहाँ पर, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी नरीडा, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कई सारी जीआईएस फर्म के साथ, ताकि जो जीआईएस डाटा है वो पब्लिक डोमेन में डाला जा सके। अब देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई और इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पर्पस क्या था? जितना भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उसको ऑल वेदर कनेक्टेड जो रोड है वो प्रोवाइड करना। अनकनेक्टेड हैबिटेशंस में देखिए पॉपुलेशन साइज लिया गया 500 प्लस प्लेन एरियाज के लिए और 250 प्लस नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के लिए, हिमालयन स्टेट्स के लिए, डेजर्ट्स के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए एज पर 2001 पॉपुलेशन। तो डेजर्ट स्टेट, डेजर्ट जो होते हैं यानी कि आपका मरुस्थल, और ट्राइबल एरियाज वहां पर 250 प्लस ही पॉपुलेशन को कंसीडर किया गया है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी गवर्नमेंट आई थी उसने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरियाज थे वहां पर 100 प्लस पॉपुलेशन को भी कवर किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 लॉन्च हुआ था दिसंबर 2000 में। तब ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अभी भी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 100% है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्यों? क्योंकि एक बार केंद्र सरकार आपको रोड बनाकर दे देती है, बाद में आपको रख रखाव करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, सब कुछ आपको करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 इसको लॉन्च किया गया 2013 में। 50,000 किलोमीटर जो रोड थी पहले से उनका अपग्रेडेशन करना था। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 जुलाई 2019 में अप्रूवल हुआ। इसमें क्या हुआ? 1,25,000 किलोमीटर की जो रोड थी उनको कंसोलिडेट करना था। ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 2019-20 से 2024-25 तक के लिए है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 इसमें चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कर रही है? इंडिया में 75 लोकेशंस पर क्या कर रही है? एग्जीबिशंस लगा रही है, क्योंकि इंडिया ने 75 ईयर कंप्लीट कर ली है अपनी आज़ादी के। और ये जो एग्जीबिशंस लगा रही है उनका नाम क्या है? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो पूरे सप्ताह भर एक प्रोग्राम रन करेगा, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। मैंने कहा था कॉपी पेस्ट है। देखिए इसमें एक मैंने क्लास 8th में एक श्लोक पढ़ा था, सुभाषतानी करके संस्कृत में आते थे ना कुछ श्लोक, तो उसमें लिखा था विद्वतम च नृपत्तुम च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो देखिए विद्वान की जगह विज्ञान कर दिया है, कॉपी पेस्ट। तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ये प्रोग्राम है। इसमें पिछले 75 वर्षों की जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया जाएगा।
इंडिया में 75 लोकेशंस पर ये एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तौर पर एक मेगा एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल साइंस बुक फेयर नई दिल्ली में। तो एक नेशनल साइंस बुक फेयर और एक मेगा एक्सपो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इसमें एक पार्टनर है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। याद रखिएगा, साइंस लग जाने से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होता था। पिछले 75 वर्षों में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अचीवमेंट्स रही हैं उनको दिखाया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ये लार्जेस्ट नेटवर्क है साइंस सेंटर्स का और म्यूजियम्स का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि एक छत्र राज्य करता है। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। एम क्या है प्रोग्राम का? फ्यूचरिस्टिक मेगा साइंस प्रोजेक्ट जो भी हैं देश के उनको हाईलाइट करना और R&D जो वर्क किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको हाईलाइट करना। ये आपका विज्ञान सर्वत्र पूजिते इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, इतना याद रखिएगा। ये थीम जो होंगे 4 थीम है। हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो विज्ञान सर्वत्र पूजित की 4 थीम है। आपको ये 4 थीम मोटे मोटे याद होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए दुबई में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है, वहां पर इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल शो ऑफ किया है ऑर्गेनिक एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का। देख लेते हैं। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है, इंडियन पवेलियन में इस समय क्या चल रहा है? फूड एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड फोर्टनाइट चल रही है। इस फोर्टनाइट के पार्ट के तौर पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडियन ऑर्गेनिक एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर। कल मैंने कुछ और सेमिनार बताया था। तो फोर्टनाइट में 15 दिनों का ये इवेंट चल रहा है फूड एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पर। तो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेमिनार है उनको दिखाया जाएगा वर्ल्ड एक्सपो इंडियन पवेलियन में। देखिए इंडिया के पास बहुत बड़ी यानी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट की, खास करके इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अगर साथ में मिलकर काम करें तो ये देखा जा सकता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बेहतर हो सकता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो ये जो आपका सेमिनार हुआ है इसमें कई सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयज ने या फिर प्राइवेट सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में पीके स्वैन, उन्होंने कहा उभरते हुए भारत में यानी राइजिंग इंडिया में एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट सेक्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, रिच सॉइल है, मिनरल रिच वाटर है। ये सब अपना अपना किरदार निभाते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बेहतर हो सके। इंडिया वर्ल्ड की फूड बास्केट बनने जा रहा है धीरे धीरे, चाहे वो फूड या फिर न्यूट्रिशनल, दोनों तरह की सिक्योरिटी हो। और एक तरह से देखा जाए इंडिया बहुत बेहतरीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग एप्रोप्रिएट फाइटोसैनिटरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग इंडियन ऑर्गेनिक और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी ये क्या होता है? WTO के नॉर्म्स हैं कि जो आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं उनका कितना परसेंटेज रेशियो उस पेड़ या प्लांट या फल में पाया जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। तो ये फाइटोसैनिटरी आपके प्रोटोकॉल है जो WTO के हैं। लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप यूज कर लेते हैं तो फाइटोसैनिटरी की बात ही नहीं जाती, फिर तो आप अच्छे हैं ही हैं। खैर देखिए 2030 तक हमें 10% एक्सपोर्ट पर कब्जा करना है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का। पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट का, उसका 10% हमें कब्जा करना है। ऐसा करना है पीके स्वैन का। बाकी ये हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 2020-21 में जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था वो 2019-20 के लेवल से 51% हाई रहा। इतना याद रखिए 51%। बाकी इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आता है अगर एग्रीकल्चर ओवरऑल चीज़ों की बात करें कि हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है। बाकी ये आप याद रखेंगे इंडिया का जो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट है 19-20 से 20-21 में 51% बढ़ गया। इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है। 1989 में प्लानिंग कमीशन ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसीज के साथ मिलकर बताया कि इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ खास है नहीं। मोदी गवर्नमेंट द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट जो स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम, इसको 2021-22, 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है उस तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम जो बढ़ाई गई है अगले 5 वर्षों के लिए, इस पर 13,020 करोड़ का खर्च आएगा। देखिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम, इसको करंट
जो फिनेंशियल साइकिल चल रहा है या फिनांस कमीशन का साइकिल चल रहा है 5 वर्षों का, उसके लिए बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम 13,020 करोड़ खर्च होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये कार्य करती है। बॉर्डर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज होती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। ये BIM स्कीम को एक्सटेंड करने से क्या होगा? पहली बात तो 13,020 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और जो बॉर्डर एरियाज में पुलिसिंग एंड गार्डनिंग है ये इम्प्रूव होगी, तो इसीलिए BIM स्कीम को इंक्रीज कर दिया गया। खास करके रशिया यूक्रेन के बढ़ते हुए तनाव के बीच ये किया जा सकता है। 15 फिनांस कमीशन, देखिए फिनांस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के तहत जो है प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 वर्ष या इससे पहले इसको बनाया जा सकता है। 15 फिनांस कमीशन नवंबर 2017 में बनाया गया था NK सिंह के तहत। तो पहले कुछ समय के लिए रहा, बाद में 21-22 से 2025-26 के लिए रिकमेंडेशन दिए हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन में 41% इन्होंने कहा है, ठीक है। हालांकि जो 14 फिनांस कमीशन था इसने 42% कहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब UT हो गया है, तो इसीलिए वर्टिकल डिवोल्यूशन में 41% कहा गया है, क्योंकि UT का सारा खर्चा कौन? केंद्र सरकार झेलती है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? 45% दिया गया है इनकम को, सबसे कम दिया गया है 2.5% टैक्सेस एंड फिस्कल एफर्ट्स को। आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन याद रखना है। हाल ही में यूनियन बजट पर एक वेबिनार हुआ जिसमें एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर पर डिस्कशन किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया। 5 एस्पेक्ट्स उन पर फोकस करना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, अब ये इतना सब नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा कि ये जो वेबिनार हुआ है यूनियन बजट पर एजुकेशन एंड स्किल सेक्टर के लिए, इसमें 5 एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया, अभी आपको बताया। वेबिनार डिस्कशन किया गया कि कैसे सारे स्टेक होल्डर, जैसे बजट में डिस्कस किया गया है स्किल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन, कैसे सारे स्टेक होल्डर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके नेशनल बिल्डिंग में। बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि वो कुछ भी बोले तो एक स्टेटमेंट के तौर पर नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है वो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी जो है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में अपना बेहतरीन रोल निभा रही है, और पेंडेमिक के दौरान ये डिजिटल कनेक्टिविटी ही थी जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन चलती रही। इंडिया में डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। इनोवेशन जो है हमारे देश में इंक्लूजन लेके आ रही है। ई विद्या, 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल लैब्स, ये सारे इनिशिएटिव हैं जो कि यूथ की हेल्प कर रहे हैं पूरे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC और AICT कई सारे काम कर रहे हैं ताकि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट किया जा सकें, और इन पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारी जो एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, ताकि इंटरनेशनल जो टैलेंट है वो हमारे इंडिया में आ सके और यहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर सके। बाकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, प्रेसिडेंट कोविंद जी हाल ही में प्रेसिडेंट फ्लीट को एड्रेस कर रहे थे जो कि विशाखापट्टनम में हुई है। देखिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडिया इसमें बिलीव करता है ताकि जो ओशियंस हैं, समुद्र हैं, उनका सस्टेनेबल यूज़ किया सके। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एड्रेस किया है। प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 में हुआ है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। प्रेसिडेंट ने कहा है इंडियन ओशियन से होकर ही हमारा ग्लोबल ट्रेड जाता है, ठीक है, और इस समय ज़रूरत है कि जो ओशियंस हैं, ठीक है, उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी ट्रेड और एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। ये तो बात है ही है। तो आप देखिए, ये इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनर्जी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। इंडिया ने मिशन सागर, समुद्र सेतु, कई सारे मिशन लॉन्च किए इंडियन नेवी ने खास करके, ताकि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। बाकी फ्लीट रिव्यू याद रखिएगा, अभी तक इंडिया में 2 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुए हैं। पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू उसको 2006 में, पहली बार ऐसा हुआ जब प्रेसिडेंट्स भी फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट करने लगे, पहली बार ऐसा हुआ। देखिए, इनॉग्रल सेरेमनी की बात अलग होती है लेकिन रेगुलर बेसिस पे बात अलग होती है। तो 2006 पहली बार ऐसा हुआ था जब प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने फ्लीट रिव्यू ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। अभी तक 11th फ्लीट रिव्यू हुए हैं। पहला फ्लीट रिव्यू 1953 में हुआ था, तब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी।
लेकिन याद रखिएगा तब ऐसा कंपलसरी नहीं था कि राजेंद्र प्रसाद जी ने पार्टिसिपेट किया ही हो। तब से लेकर आज तक कई सारे हो चुके हैं, लेकिन जब 2006 में हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी थे तब से आज तक हर बार प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए 11 फ्लीट रिव्यू की बात की गई है। इंडिया में 2 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी हुए, 2001 2016 में, ठीक है। इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में क्या होता है, विश्व की भी नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया ने मिशन सागर लॉन्च किया 2020 में। पर्पस क्या था, कोविड-19 रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करना इंडियन ओशियन रीजन में। मिशन सागर मेडिकल असिस्टेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए लॉन्च किया था, इंडियन नेवी का मिशन था मिशन सागर। फिर सागर 1, सागर 2, सागर 3 लॉन्च किया गया। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, खैर बस इतने ही आर्टिकल थे। थैंक गॉड।